हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं श्वेता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारत पढ़ा रही थी। आज हम लोगों ने कल के क्लास में जो है विदेशी व्यापार ने बाज़ारों का किस प्रकार से एकीकरण किया है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है। यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है समझाने की कोशिश की गई है कि वैश्वीकरण कहते किसे हैं। अगर हम ऐसे बात करें तो 2-3 दशकों से जो है अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो, जहां उन्हें हर एक चीज़ कैसी मिले, सस्ती मिले। तो इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ विभिन्न देशों के बीच व्यापार में भी क्या हो रही है, तेज़ी से वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का जो है एक बड़ा भाग जो है वो कौन नियंत्रित करता है, वो नियंत्रित करता है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ था हमारे बुक में फोर्ड मोटर्स का, तो फोर्ड मोटर्स का जो कार वाला जो कार प्लांट है वो सिर्फ भारत के लिए कार नहीं बनाता है, वो जो है अन्य देशों के लिए भी कार बनाता है, और वो विश्व में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी क्या करता है, निर्यात करता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण जो है विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों का क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। मतलब सब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और ये एकीकरण किस कारण हो रहा है, ये एकीकरण हो पा रहा है हमारे वैश्वीकरण के कारण। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। सभी देशों के बीच, अलग अलग देशों के बीच एक जो ये वस्तु व्यापार से जो एक संबंध स्थापित हो रहा है, इस संबंध से जो सब एकदम एक दूसरे के साथ बहुत ही जल्दी जो है जुड़ते जा रहे हैं, उनका एकीकरण होता जा रहा है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। और ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं का निवेश और प्रौद्योगिकी का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। और ये किसके कारण संभव हो पा रहा है, ये संभव हो पा रहा है वैश्वीकरण के कारण। अब हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। इसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन कारकों के कारण ही जो है कि वैश्वीकरण विश्व में क्या हो पाया, संभव हो पाया। सबसे पहला हमारा कारक है प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी में जो है वो बहुत ज़्यादा उन्नति हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। तो हमारे बुक में हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, और वो एग्जाम्पल हमें दिया गया परिवहन प्रौद्योगिकी। मतलब जो एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए जो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जा रही है, उसे ही हम लोग सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता के साथ जो प्रोग्रेस हो पा रहा है, तो ये भी एक कारक बन पाया है किसमें, वैश्वीकरण में। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण लंबी दूरियों तथा वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत में संभव किया गया है। जैसे परिवहन प्रौद्योगिकी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि लंबी दूरियां, मतलब मान लीजिए एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश में जो है वस्तुओं को जो है जल्दी एकदम तीव्रतर आपूर्ति को, मतलब जितना ज़्यादा जल्दी जो है इन सभी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम लागत में पहुंचाया जा सके, ये कार्य किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, ये हो रहा है हमारा परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस के कारण। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे वस्तुओं को कंटेनरों में रख कर, बड़े से कंटेनर में अगर वस्तुओं को रखा जाए तो उससे क्या होगा कि वो उन पूरे उतने बड़े कंटेनर में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं सेफली रखी जा पाएंगी। वो वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेफली पहुंच पाएगी, उसमें से वेस्टेज जो है वो बहुत ही कम हो पाएगा।
तो जो है वस्तुओं को कंटेनरों में रख के जहाज़ों में, रेलों में, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति लाद कर मालों को बाज़ारों तक पहुंचाने से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। ये जो कंटेनर्स में, जो बड़े बड़े कंटेनर्स में जो वस्तुओं को रख करके, चाहे जहाज़ हो, चाहे रेल हो, या फिर वायुयान मतलब एरोप्लेन वगैरह में, ट्रकों में, क्या किया जा पा रहा है, बिना क्षति, वस्तुओं को बिना क्षति जो है उनमें लाद करके बाज़ारों में जो है अच्छी तरीके से पहुंचाया जा पा रहा है, वहाँ क्षति नहीं हो रही है। और इस कारण क्या हो रहा है कि ये जो ढुलाई लागत है, एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने का जो लागत है, उसमें क्या हो रही है, भारी बचत हो रही है। और जो वायु यातायात की भी जो लागत है, उसमें भी क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। अब दूसरा कारक हम लोग देखते हैं। दूसरा कारक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। दूर संचार सेवाएं जैसे टेलीग्राफ हो गई, टेलीफोन हो गई, मोबाइल, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सब जो हमारे सूचना और संचार के ये सब जो साधन हैं, इन सब का जो है कि जो विकास हुआ है, उससे क्या हो पा रहा है कि हम जो है एक दूसरे से आसानी से संपर्क तो कर ही पा रहे हैं, साथ ही साथ जो दूरवर्ती क्षेत्रों में है, हम उनके साथ भी संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं और जो भी सूचना है, अपनी सूचना हम उन्हें दे पा रहे हैं और उनकी सूचनाएं हम क्या कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। हमारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि लंदन के पाठकों के लिए एक प्रकाशित जो है कि समाचार पत्रिका, लंदन के पाठकों के लिए एक समाचार पत्रिका प्रकाशित करनी है, तो उसका क्या हो रहा है, वो समाचार पत्रिका का जो है डिज़ाइनिंग और छपाई कहाँ करनी है, भारत में, मतलब कहाँ पे करनी है, दिल्ली में की जानी है। तो पत्रिका का जो पाठ्य विषय है, पत्रिका से का जो भी उसमें क्या डालना है, तो उन सब चीज़ों का जो विषय है, जो कंटेंट है, वो क्या हो रहा है, इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय भेज दिया गया है। कहाँ से, लंदन से। आप सोचिए कि लंदन और दिल्ली के बीच कितनी दूरी है, लेकिन ये जो संचार के साधन है, इसकी मदद से क्या हो पा रहा है, ये आसान हो पा रहा है। और जो समाचार पत्रिका का जो भी कंटेंट है, उसको लंदन से दिल्ली जो है वो अब भेज दिया गया है। किसके थ्रू, वो दूर संचार सुविधाओं की मदद से जो है वो भेज दिया गया है, जहाँ डिज़ाइनर, ये जो दूर संचार की जो सुविधाएं हैं, उसका उपयोग करके डिज़ाइनर के बारे में, जो डिज़ाइन है उसके बारे में, ये डिज़ाइनर जो है इन दूर संचार सुविधाओं का उपयोग करके जो भी निर्देश है, वहाँ लंदन से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको वो आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं और उनको समझ पा रहे हैं। और फिर जो है वो डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन तैयार करने का काम किस पर कर रहा है, कंप्यूटर पर कर रहा है। और छपाई के बाद पत्रिकाओं को क्या किया जा रहा है, लंदन वापस भेजा जा रहा है, किसकी मदद से, वायुयान की मदद से। और साथ ही साथ जो छपाई में भी और जो इस कार्य में जो भी पैसा लगा है, उसके लिए क्या हो रहा है कि ई बैंकिंग के मदद से लंदन के एक बैंक से जो है भारत के बैंक में क्या किया जा रहा है, पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये चीज़ें किसके मदद से पॉसिबल हो पा रही है, ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है, उसी के कारण ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पा रही है। ये भी इसीलिए इसे भी वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला एक कारक कहा जा रहा है। अब हम लोग तीसरा कारक देख रहे हैं, और तीसरा कारक क्या है हमारा, विश्व व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। विश्व व्यापार और विदेशी निवेश में क्या किया गया है, उदारीकरण किया गया है, जिसको लिबरल बनाया गया है, ताकि लोग जो हैं, ताकि देश जो हैं वो आपस में जो है एक दूसरे के साथ आसानी से व्यापार कर सकें। अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। ये इसलिए
था क्यों, ताकि जो है कि विदेशी व्यापार और जो है ये विदेशी निवेश अगर भारत में नहीं होगा तो भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, भारत में जो पहले से जो उद्योग हैं वो अपना विकास जो है कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें जो है वर्ल्ड मार्केट के साथ कंपीट नहीं करना होगा। दूसरे देशों से सामान अपने देश में नहीं आएंगे तो अपने देश में जो वस्तु निर्माता है उनके लिए कंपटीशन नहीं होगा और वो ग्रो कर पाएंगे। इस वजह से क्या किया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। केवल अनिवार्य चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मशीनरी हो गई, उर्वरक हो गई और जो पेट्रोलियम हो गया, बस सिर्फ इन्हीं को ही आयात करने की क्या थी, अनुमति थी। सिर्फ अनिवार्य चीज़ें जो कि हमारे देश में पहले से मौजूद उस लेवल पर नहीं थी, इस वजह से उन्हें ही सिर्फ आयात किया जा रहा था। जैसे कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे हो गई मशीनरी, उर्वरक हो गया और साथ ही साथ पेट्रोलियम। अब दूसरा है 1991 में जब हमारे देश ने जो है ये वैश्वीकरण की नीति अपनाई तो क्या हुआ कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर से जो है अवरोधों को काफ़ी हद तक क्या कर लिया गया, हटा लिया गया। जो टैक्स जो लगता था उन टैक्स को कम कर दिया गया, उनमें कुछ लिबरलाइजेशन लाया गया, जिससे क्या हुआ कि वस्तुओं का आयात और निर्यात, मतलब आना और जाना दोनों ही क्या हुआ, सुगमता से होने लगा, आसानी से होने लगा। और विदेशी कंपनियां, जिन्हें हम लोग यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, तो वो जो है विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने क्या करने लगी, स्थापित करने लगी। कब, जब विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में उदारीकरण की नीति अपनाई गई, मतलब लिबरल किया गया। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे कोई पूछे उदारीकरण कहते किसे हैं, तो हम इस चैप्टर के अनुसार हम ये कहेंगे कि सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। और व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात निर्यात करना चाहते हैं। सरकार ने जब ये अवरोध हटा लिए गए, ये जो अवरोध और ये प्रतिबंध, टैक्स वाला अवरोध की आने जाने पर टैक्स पे करना पड़ता था व्यापारियों को वस्तुओं के हिसाब से, तो उन अवरोधों को हटाया गया। प्रतिबंध जो लगाए गए थे उन सबको भी हटाया गया। तो उससे क्या हुआ कि व्यापार में जो है उदारीकरण आई और जो है व्यवसायियों को खुद से निर्णय लेने का जो है अनुमति मिल गया कि वो क्या देश के बाहर भेजना चाहते हैं और वो क्या अपने देश में मंगाना चाहते हैं और किस तरीके का वो व्यापार करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा गया है। उदार होने का अर्थ ही यही है कि जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उसमें क्या किया गया, उसमें कमी की गई, उसमें लिबरलाइजेशन लाया गया, वो लिबरल किया गया। तो जब सरकार जो है वो पहले की तुलना में कब, जिस समय हम लोग देख रहे हैं ये स्वतंत्रता के समय देख रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या किया था, विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन जब सरकार जो है अब पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और व्यवसायियों को जो है मौका मिला हुआ है कि वो मुक्त रूप से ये निर्णय ले सके कि क्या कौन कौन सी वस्तुएं वो देश से बाहर भेजना चाहते हैं और कौन कौन सी वस्तुएं वो अपने देश में मंगाना चाहते हैं। और इसलिए भी जो है इसे क्या कहा गया है, उदार कहा गया है। उदार मतलब ही होता है लिबरल होना। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं कल फिर हम इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।